नमस्कार। स्वागत है आप सभी का तांडव के आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री महाकाल, राम राम। नीलेश, नीलम, भावना, गीतांजलि, बबीता, किरण, रुचि, सोनम, सभी को वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री महाकाल, राम राम। आप लोग कंफर्म करके बताइए आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, ऑडियो वीडियो प्रॉपर है। और आज हम जो है इतिहास के बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। स्पेशली दो टॉपिक्स पर हमें बात करनी है। एक तो 1885 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और इसके अलावा आपको 1857 की क्रांति, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, जो रेवोल्यूशन हुआ था, क्रांति हुई थी, हम उस पर बात करेंगे। और दूसरा जो आईएनसी गठित हुआ था 1885 में, हम उस पर बात करेंगे, है ना जी। तो आप लोग एक बार कंफर्म करके बताइए, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ऑडियो वीडियो प्रॉपर है? एक बार आप लोग कंफर्म करके बताइए। गुड इवनिंग, फर्स्ट टाइम आपकी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू शांति जी। चलो किरण जी नमस्ते, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, आवाज़ आ रही है जी, आ रही है। चलो डिस्कस करते हैं सवाल पर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कांग्रेस से पहले भी कुछ संगठन गठित होते हैं, है ना? संगठन मतलब कुछ राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना कांग्रेस के गठन से पहले भी होती है। 1885 के पहले भी कुछ हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले भी हमने क्या किया है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले भी हमने बहुत सारी सोसाइटी हो, है ना, संगठन हो, ये हमने राजनीतिक संगठन देखे हैं। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि कौन सा इसमें सही जोड़ी है, कौन सा सही सुमेलित है। आपको फटाफट से जवाब देना है, आपको जो है इसका जवाब देना है, क्योंकि ये आप लोग सब पढ़ चुके हो, क्योंकि ये आप लोग क्या कर चुके हो, तो ये आप लोग सब कुछ जो है पढ़ चुके हो बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, सबसे पहले संस्था मानी जाती है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, और ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी है ये 1838 में बनी थी, और इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी, और इसकी स्थापना जो करी है वो द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा की गई है। इसके अलावा दूसरी संस्था आती है आपकी, हाँ, प्रॉपर वॉइस आ रही है गुरुजी, प्रणाम, नमस्ते, चरण स्पर्श, नमस्ते सभी को, है ना जी। आपको इतने दिनों में नहीं आना चाहिए, आपका इंतजार रहता है जी सर, मैं डेली आऊँगा, कोशिश करूँगा, है ना। एप्लीकेशन पर व्यस्त रहता हूँ, एप्लीकेशन पर 3-3, 4-4 घंटे इतिहास पढ़ाता हूँ, अर्थशास्त्र पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा सा व्यस्तता हो जाती है। अगर मैं बात करूँ आपसे कि ब्रिटिश इंडिया जो सोसाइटी है, आपसे अगर मैं ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की यहाँ पर बात की जा रही है, तो आप मुझे बताइए कि जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है इसकी स्थापना कब होती है। तो जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है ना, आपको इसके जवाब देना जी। पहले का ए होगा, पहले का ए होगा, अच्छा ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो होगा वो विलियम एडम्स का होगा, और इंडियन सोसाइटी जो होगा वो आनंद मोहन बोस का होगा, और ये आपका जो इंडियन एसोसिएशन है ये आपका एस.एन. बनर्जी का होगा। इंडियन एसोसिएशन जो होगा ये आपका किसका होगा, तो आपको बताना है कि इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना होती है ये आपके कौन करते हैं, तो एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी करते हैं। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो होती है वो 1876 में होती है ना। इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना होती है वो 1876 में होती है। अगला सवाल जी। हाँ, पढ़ाने का तरीका बढ़िया है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, है ना। चलो अब अपन पढ़ लेते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए क्लास में, संख्या बहुत कम है, संख्या आपको बढ़ानी पड़ेगी।
यहां पर पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछता हूं कि 1857 की क्रांति जो हुई थी, तो 1857 की क्रांति के समय जो आपके गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। और ये जो होते हैं ये अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं और प्रथम वायसराय होते हैं। ये जो होते हैं आपके, ये अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं और प्रथम वायसराय होते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। और इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग जो है ये 1857 की क्रांति के समय क्या होते हैं, तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के बारे में ये बोला जाता है कि ये अंतिम गवर्नर जनरल हैं और प्रथम वायसराय हैं। ये अंतिम गवर्नर जनरल हैं और ये प्रथम वायसराय हैं। यहां पर आपसे ये बोला गया है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है इस समय कौन था, तो इस समय लॉर्ड डफरिन था। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, किसने कहा था कि कांग्रेस जो है ये डफरिन के दिमाग की उपज है। ये किसने बोला था कि जो, जैसे आपसे पूछा जाए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का संबंध किससे है। वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है ये किससे है। जो जनगणना हुई है, दशकीय जनगणना जो हुई है, हर 10 सालों में जो जनगणना होती है वो किसके टाइम पर हुई है, तो हमें जवाब देना है लॉर्ड रिपन के टाइम पर हुई है। लॉर्ड रिपन से संबंधित एक बिल भी है और उस बिल का नाम है इल्बर्ट बिल। ठीक, तो इल्बर्ट बिल की बात करी जाए, दशकीय जनगणना की बात करी जाए, तो इन सब का श्रेय किसको जाता है। जैसे दशकीय जनगणना जो पहली बार हुई थी वो 1881 में होती है। इसके अलावा 1881-82 के आसपास एक इल्बर्ट बिल आया था। यूरोपीय जो नागरिक थे उनका मुकदमा जो था वो भारतीय न्यायाधीश के द्वारा नहीं सुना जा सकता था। इस तरीके का कुछ प्रावधान हमें वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में मिलता है, जिसको वो रिपन जो है उदार थे, उन्होंने उसको रद्द कर दिया था। तो इल्बर्ट बिल वाला मामला जो है ये आपका किससे संबंधित है, तो लॉर्ड रिपन से। दशकीय जनगणना वाला जो है ये किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे लॉर्ड रिपन से। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किससे संबंधित है, तो लॉर्ड लिटन से। और 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना है, 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना है, इस समय जो हमारे वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। हमने ये देखा था कि 1857 की क्रांति होती है, हमने ये देखा था लाला लाजपत राय ने कहा था कि जो कांग्रेस है वो डफरिन के दिमाग की उपज है। ये किसने बोला था, तो ये बोला था लाला लाजपत राय ने। वेरी गुड, है ना। कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा है, कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा है ना, दिमाग की उपज कहा है। क्लियर। तो आपको ये मेरी बात याद रखनी है कि कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज किसने कहा है, लाला लाजपत राय ने कहा है। ये वही लाला लाजपत राय हैं जो क्या करते हैं, जो गरम दल के नेता होते हैं। ये वही लाला लाजपत राय हैं जो गरम दल के नेता होते हैं या उग्रवादी विचारधारा के होते हैं। ठीक है। यहां पर अब से एक महारानी विक्टोरिया के द्वारा है ना क्या किया गया था, तो एक जो है घोषणा पत्र दिया गया था 1857 की क्रांति में, और ये 1 नवंबर 1858 को जारी हुआ था। और इसको इलाहाबाद से लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था कि भैया अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो अब जो है हम मुगल बादशाह का पद समाप्त करने जा रहे हैं, हम कंपनी शासन समाप्त करने जा रहे हैं, हम ताज का शासन प्रारंभ करने जा रहे हैं। और जब कंपनी शासन समाप्त होगा तो गवर्नर जनरल की पद भी या गवर्नर जनरल का पोस्ट भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।
और गवर्नर जनरल की जब पोस्ट समाप्त हो जाएगी, ताज का शासन आएगा, क्राउन रूल जब आएगा, तो एक नए पद का सृजन होगा जिसका नाम था वायसराय। और वायसराय जो प्रथम बनकर आते हैं वो लॉर्ड कैनिंग बनकर आते हैं। कहने का मतलब कौन, कैनिंग पहले से था। कैनिंग कंपनी शासन में गवर्नर जनरल कहलाता था और कैनिंग जो है वो ताज के शासन में वायसराय कहलाने लगा है, और कोई इसमें चेंज नहीं है। हमें यह पता है कि दिसंबर का दिन था, और मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूं तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो आप जवाब देंगे कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और जो इसके संस्थापक माने जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक माने जाते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो आपके संस्थापक होते हैं, इन्हें हम कहते हैं A.O. ह्यूम, या इसी को बोला जाता है एलन ऑक्टेन ह्यूम। और यही एलन ऑक्टेन ह्यूम जो थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के महासचिव भी थे। तो अगर आपसे फाउंडर पूछे, अगर आपसे महासचिव पूछे, तो आप क्या जवाब देंगे? तो आप जवाब देंगे A.O. ह्यूम, है ना। आईएनसी के संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम। आईएनसी के महासचिव कौन है? तो भी A.O. ह्यूम है। जनरली क्या होता है, आप लोगों से एक सवाल पूछा जाता है कि जो आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे, उनका क्या नाम था? तो आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष हैं, आईएनसी के जो प्रथम अध्यक्ष हैं, उनका नाम था WC बनर्जी। उनका नाम था WC बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर मैं बात करता हूं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका जो प्रथम अध्यक्ष WC या व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, इन्होंने आखिर अध्यक्षता कहां पर करी थी? तो जो कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, वो होना था पुणे में, लेकिन पुणे में फैल गया था प्लेग फैल जाने के कारण उस प्लेस को, उस वेन्यू को शिफ्ट किया गया और स्थान को स्थानांतरित कर दिया गया। कहां पर? तो आप जवाब देंगे बंबई में, है ना। और बंबई में होता है, बंबई में गोकुलदास संस्कृत तेजपाल विद्यालय में होता है। गोकुलदास संस्कृत तेजपाल विद्यालय में क्या होता है? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है। कई बार हम कलकत्ता बता देते हैं कि भाई कलकत्ता में पहला अधिवेशन हुआ, और ये आपको याद रखना है कि कलकत्ता में अधिवेशन नहीं हुआ था। पहला जो अधिवेशन है ये बंबई में हुआ था, होना पुणे में था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया था, और प्लेग फैल जाने के कारण स्थान का स्थानांतरित किया गया है स्थान। और ये कहां पर किया गया है? तो बंबई में किया गया है। गोकुलदास संस्कृत तेजपाल विद्यालय का, या गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय का भी आप लोगों को नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है सर, हम इतनी बात बहुत अच्छे से समझ गए। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी मिलेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष भी मिलेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष भी मिलेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्षों पर बात भी करेंगे। आप इतने होनहार विद्यार्थी हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में टोटल कितनी महिलाओं ने अध्यक्षता करी है। आप इतने होनहार विद्यार्थी हैं, आप लोगों को पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में टोटल जो महिलाएं हुई हैं, कितनी महिलाओं ने यहां पर अध्यक्षता करी है। आपको टोटल महिलाओं का नंबर लिखकर जवाब देना है कि सर 1 महिला थी, 2 महिला थी, 3 महिला थी, 4 महिला थी। जनरली हम याद रखते हैं एनी बेसेंट का नाम, और एनी बेसेंट के अलावा अगर मैं बात करूं तो हम नाम याद रखते हैं किसका? सरोजनी नायडू का। एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू पर हम सिमट जाते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। एनी बेसेंट ने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, और वो प्रथम
महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, लेकिन वो भारतीय नहीं थी। एनी बेसेंट जो है वो आयरिश लेडी हैं और ये सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में करती हैं। और ये जो होम रूल लीग की स्थापना करती हैं और इसमें जो सचिव होते हैं वो जॉर्ज अरुडेल होते हैं। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात अगर करी जाए तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू हैं। और सरोजिनी नायडू ने जो अध्यक्षता करी थी वो 1925 के कानपुर अधिवेशन में करी थी और उसी अधिवेशन में उन्होंने विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो है उसको गाया था। इसके अलावा 1933 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्ता करती हैं। कौन करती है? तो 1933 के अधिवेशन की अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्ता करती हैं। आगे बढ़ते हैं। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया है? देखो भैया, करजन की तो बात होगी नहीं। करजन ने तो किया था बंगाल का विभाजन। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला लॉर्ड करजन ने बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल विभाजन के संबंध में तुम्हें 3 डेटें याद रखनी है, क्योंकि मेरा एक पढ़ाने का पैटर्न है। मैं आपको एप्लीकेशन पर जब थ्योरी पढ़ाता हूं तब उस समय जो रिवाइज कराता हूं, इसके अलावा मैं जब आपको इस तरीके से पीपीटी के फॉर्मेट में क्वेश्चन कराता हूं, इसके अलावा आपको मैं टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन आंसर की सीट देता हूं, उसमें मैं अपने मटेरियल को चेंज नहीं करता, उसमें मैं अपने कंटेंट को चेंज नहीं करता, वो आपको सेम ही मिलेगा। इसकी आपको पीपीटी, इसकी आपको नोट्स फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर, आप इसका प्रिंट लेकर, है ना, 2-3 पेज में आपके ये पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे। लगभग 150 क्वेश्चंस हैं, तो ये पूरे आप 2-3 पेज के अंदर आप प्रिंट लेके आप इनकी प्रैक्टिस घर में भी कर सकते हो। और ये टॉपिक वाइज PYQ हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में समय समय पर पूछे गए हैं। तो ये जो सूक्ष्मदर्शी वाली बात है, कांग्रेस वाली बात है, ऑप्शन को देख के एलिमिनेशन देखा करो, कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट होगा। तो करजन का संबंध तो बंगाल विभाजन से है। इसने बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए थे, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। हमने देखा भी है कि ढाका वगैरह को इसने पूर्वी बंगाल में शामिल कर दिया था। वहां पर उर्दू भाषाई लोग रहते थे, वहां पर मुस्लिम आवाम ज्यादा थी। पश्चिमी बंगाल की जब मैं बात करता हूं तो पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा के लोग ज्यादा रहते हैं और इसके अलावा वहां पे हिंदू रहते हैं। और ये कहीं ना कहीं फूट डालो और शासन करो की नीति का परिणाम था। ये जो फूट डालो और शासन करो की नीति है, क्योंकि बंगाल में क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता दिख रही है, ये अंग्रेजों को रास नहीं आ रही है। और अंग्रेज जो लॉर्ड कर्जन है, इसने बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए हैं। सर आप तो कांग्रेस के बारे में बता रहे हो, तो कांग्रेस के बारे में मेरे भाई ये है ऑप्शन का आंसर, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने बोला है कि कांग्रेस जो है वो केवल अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि है। अल्पसंख्यक जो जनता है उसको लीड करती है कांग्रेस। अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है कांग्रेस, ऐसा लॉर्ड डफरिन ने बोला है। जब मैं इसकी बात करता हूं बंगाल विभाजन की, तब मैं आपको हमेशा 4 डेटे बताता हूं। एक 19 जुलाई 1905 बताता हूं, एक आपको 20 जुलाई 1905 बताता हूं, इसके अलावा जुलाई के बाद तुरंत अगस्त में पहुंच जाता हूं, 7 अगस्त 1905 बताता हूं, और इसके अलावा मैं आपको 16 अक्टूबर 1905 बताता हूं। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे जवाब देना कि इन डेट में से एक ऐसी कौन सी डेट है, उस दिन रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था, उस दिन राखी दिवस मनाया गया था। इन 4 में से एक डेट है, कमेंट करके बता दो कि सर उस दिन पूरे बंगाल में रक्षाबंधन का आयोजन किया गया, राखी दिवस मनाया गया, और ये जो करवाया था ये रविंद्रनाथ टैगोर ने करवाया था। ये वही रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में आमार सोनार बंगला लिखा है। आमार सोनार बंगला जो कि बांग्लादेश का आज राष्ट्रगान है। मैं तुमसे यह पूछ रहा हूं कि बंगाल विभाजन की तुम्हें घोषणा बतानी है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई। इसका आंसर बाद में देना, पहले आपको राखी दिवस बताना है। यस, दिशा का बिल्कुल सही है, विनीता का बिल्कुल सही है, प्रतीक्षा का बिल्कुल सही है,
इन लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि सर जो आप राखी दिवस की बात कर रहे हैं, सर जो आप राखी दिवस की बात कर रहे हैं, इस दिन क्या होता है, तो इस दिन बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। इस दिन बंगाल विभाजन की घोषणा होती है औपचारिक रूप से, है ना, माफ करना, इस दिन बंगाल विभाजन को लागू किया जाता है। इस दिन बंगाल विभाजन को लागू किया जाता है और पूरे बंगाल में सर एक दिवस मनाया जाता है। उस दिवस का नाम सर राखी दिवस था, या उसी को आप बोल सकते हो सर रक्षाबंधन दिवस, आप उसी को बोल सकते हो सर रक्षाबंधन दिवस या राखी दिवस। और यहां पर ये जो राखी दिवस या रक्षाबंधन दिवस से नाम जुड़ा है वो हमारे राष्ट्रगान के रचयिता हैं और उनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर है। इनने जनगण मन जो लिखा है वो भारत का राष्ट्रगान है, और इसके अलावा इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा है जिसका नाम है आमार सोनार बांग्ला। जिसका नाम क्या है? आमार सोनार बांग्ला। ये बंगाल विभाजन के विरोध में लिखा गया था और ये जो है वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन चुका है। सर 19 जुलाई को क्या हुआ था? तो आपको बताना है कि 19 जुलाई को बंगाल विभाजन की रूपरेखा तैयार हुई थी और इस रूपरेखा को जनता के समक्ष रखा गया था। तो बंगाल विभाजन की रूपरेखा तैयार होती है और इसके अलावा जो 20 जुलाई आपकी डेट है, सर 20 जुलाई को क्या हुआ था? तो 20 जुलाई को बंगाल विभाजन की क्या होती है? तो आपको बताना है बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। 20 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। सर बीच में 7 अगस्त भी आपने लिखा है। इस 7 अगस्त को क्या होता है? तो 7 अगस्त को बंग भंग आंदोलन की बात की जाती है, या इसी को आप लोग स्वदेशी आंदोलन बोलते हो। बंग भंग आंदोलन जो था ये बंगाल विभाजन के विरोध में था, और ये आप बोलोगे कि सर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को जो अलग करने की बातें कर रहे थे, बंगाल विभाजन को जो रद्द करने की बातें कर रहे थे, इनको कब सफलता मिलेगी? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ था ये कब हुआ था। बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ था इसका आपको डेट सहित जवाब देना है कि बंगाल विभाजन रद्द कब होता है। और बंगाल विभाजन रद्द होता है जब आपको याद होगा कि 1911 का समय था। जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी मेरी के साथ आते हैं और जो है दिल्ली के चांदनी चौक से उनका काफिला गुजर रहा होता है, और उसी समय जो है बम फेंक दिया जाता है उनकी गाड़ी पर रास बिहारी बोस के द्वारा। तो वो दिल्ली बम कांड की बात हो जाती है। तो आपको याद होगा वो तो हार्डिंग की गाड़ी पर फेंका था, हालांकि उनने बम, है ना, हार्डिंग की गाड़ी पर बम फेंका था। लेकिन जो जॉर्ज पंचम है और मेरी हैं ये 1911 में आए थे। जॉर्ज पंचम और मेरी हैं ये 1911 में आए थे, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इस समय वायसराय हुआ करता था, क्योंकि 1857 के बाद जितने भी होंगे वो सब वायसराय होंगे मेरे भाई। 1857 के बाद जितने भी होंगे वो सब वायसराय होंगे मेरे भाई। तो 1911 में इस समय वायसराय कौन था? तो इस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। या मैं लॉर्ड ना लगाऊं, तुम्हें थोड़ा सा बुरा लगता है, लॉर्ड लगाता हूं तो मैं एक काम करता हूं, लॉर्ड हार्डिंग को, है ना, यहां पर हार्डिंग द्वितीय लिख देता हूं तो तुम समझ जाओगे। ये हार्डिंग द्वितीय थे इस समय के वायसराय। और बंगाल विभाजन रद्द होता 1911 में, और 1911 में कौन आए थे? तो जॉर्ज पंचम आए थे, अपनी पत्नी मेरी के साथ आए थे। मैंने वो तुम्हें, है ना, रसमलाई वाली कहानी सुनाई होगी कि भैया रसमलाई, काजू कतली, रेड कारपेट, बंच ऑफ फ्लावर्स, ये सोच कर आए थे कि ये सबसे स्वागत होगा, लेकिन भारतीयों ने तो काले झंडे दिखाए, सम्राट वापस जाओ के नारे लगाए, दिल्ली राजधानी बनाने की बात करी, और इसके अलावा भारतीयों ने बोला कि बंगाल विभाजन को जल्दी से रद्द कर दिया जाए। तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि बंगाल विभाजन के पहले बंगाल क्या था और बंगाल विभाजन के बाद बंगाल क्या है, ये भी तुम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। एक बार थम्स अप करो कि सारी चीजें जो हैं सर हमें क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं, हमारा एक नंबर तरीके से रिवीजन हो रहा है, हमें कहीं से कहीं तक सर कोई दिक्कत नहीं है। एक बार थम्स अप करके बताइएगा कि सर हमारी सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं और हमारा रिवीजन हो रहा है, हमें इस क्लास से पुरानी क्लासेस पूरी याद आ रही हैं, आपके जो एप्लीकेशन पर बनवाए गए नोट्स हैं वो हम पूरे रिकॉल कर पा रहे हैं। हाँ, लेकिन राजधानी बदलने की बात मतलब समझा नहीं क्या बोल रहे हैं। राजधानी जो घोषणा होती है कि हम कलकत्ता से राजधानी 1911 में बदलने की घोषणा होती है कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली की घोषणा कब होती है? तो 1911 में।
घोषणा जो हुई दिल्ली राजधानी की वो 11 में, और अस्तित्व में राजधानी कब आती है तो 1912 में, है ना। हाँ, असम को एक अलग प्रांत बना दिया गया था, उसमें सिलहट जोड़ दिया गया था। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी, जिसमें उस समिति का सभापति था, ये कोई नहीं बता पाएगा। मुझे पता है आप इसका जवाब क्या देंगे। 1889 का अधिवेशन है कांग्रेस का, 1889 का कांग्रेस का अधिवेशन है, और ये अधिवेशन इलाहाबाद में होता है। इस अधिवेशन के, ये किसका अधिवेशन है तो आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये अधिवेशन है, ये इलाहाबाद में होता है। और इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो विलियम बेडन बर्न करते हैं, है ना, वो विलियम बेडन बर्न करते हैं। और बेडन बर्न कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। एक बार ये 1910 के आसपास, 1910 की 11, हाँ 1910 की 11, घोषणा 1911 में कर देते हैं और दिल्ली को 1912 में बदल देते हैं। हाँ, मुझे पता था आप लोग यही जवाब देंगे। लेकिन एक समिति जो स्थापित हुई थी उसके जो सभापति थे उनका नाम था विलियम डिग्बी। उनका नाम क्या था, विलियम डिग्बी। तो उस समिति की जो अध्यक्षता करी है वो विलियम डिग्बी ने करी है। बेडन बर्न जवाब नहीं देना है, बेडन बर्न जवाब नहीं देना है, डिग्बी जवाब देना है। ये PYQ है, आप अपने नोट्स में इसको अपडेट करेंगे, है ना। तो कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 में एक कमेटी एस्टेब्लिश होती है, और इस कमेटी की जो अध्यक्षता करता है वो डिग्बी करता है। कौन करता है, ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों ने अभी ए जवाब दिए थे सब लोग बी एक बार छापो, क्योंकि तुमने, और ये जो विलियम बेडन बर्न है, ये जो विलियम बेडन बर्न है ना, ये आपका अंग्रेज अध्यक्ष है। लेकिन ये अंग्रेज पहला अध्यक्ष नहीं है, क्योंकि पहला जो अंग्रेज अध्यक्ष था, पहला जो अंग्रेज अध्यक्ष था वो आपको पता होगा जॉर्ज यूल था, है ना। पहला जो अंग्रेज अध्यक्ष था वो कौन था, जॉर्ज यूल था। अच्छा, ये तो 89 वाला तो फिर बंबई में होता है ना, फिर सॉरी, हाँ 1889 वाला कहाँ पर होता है तो 1889 वाला बंबई में होता है। बाकी जो 88 वाला होता है वो इलाहाबाद में होता है। 1888 में जो इलाहाबाद का अधिवेशन था, है ना, 1888 में इलाहाबाद का जो अधिवेशन था, इसमें जॉर्ज यूल अध्यक्षता करते हैं, और ये कांग्रेस के प्रथम क्या थे, अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये कांग्रेस के प्रथम क्या थे तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, है ना। मैंने कोर्स नहीं लिया है, क्या मुझे नोट्स मिल सकते हैं? एप्लीकेशन पर बात करिए और ऑफिस में बात करिए। बताओ भैया, कथन पर विचार करो और सही छांटो। पहले तो ये देख लिया करो कि क्या करना है, तो बोल रहा है कथन पर विचार करना है। और वैचारिक तो आप लोग बहुत मजबूत हैं, है ना, वैचारिक रूप से तो विचार करो। और यहाँ पर देख लिया करो सत्य पूछ रहा है कि असत्य, क्योंकि कई बार हम यहाँ पर सोचते हैं कि असत्य पूछा होगा, लेकिन हमसे क्या पूछा है, सत्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। तुम बताओ सही है या गलत? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। बताओ भैया क्या है आंसर? एक बार सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा, एक बार सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर करिएगा। इतना तो कर ही सकते हैं, हाँ इतना तो कर ही सकते हैं। अच्छा, नंबरिंग के साथ जवाब देना है कि 5वें का ये होगा, है ना। जैसे आप लोग ज्यादातर बी जवाब दे रहे हो, आप लोग ज्यादातर बी जवाब दे रहे हो कि सर जो ये आपके बदरुद्दीन तैयब जी हैं, ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं, ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। और ये आपका 1887 का अधिवेशन होता है, 1887 का आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, है ना, अधिवेशन जो हुआ था ये मद्रास में हुआ था, ये मद्रास में हुआ था। और इस मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने करी थी। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था तो बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किस भाषा में भाषण दिया गया था तो तमिल भाषा में भाषण दिया गया था, तमिल भाषा में भाषण दिया गया था। और इसी अधिवेशन में शस्त्रागार अधिनियम पर संशोधन की चर्चा की गई थी। इसी अधिवेशन में शस्त्रागार अधिनियम में संशोधन की मांग की गई थी। इसी अधिनियम में शस्त्रागार अधिनियम में संशोधन की मांग की गई थी,
है ना, शस्त्रागार संशोधन अधिनियम में मांग की गई थी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू नहीं है। ये कौन है आपकी, ये एनी बेसेंट है। और एनी बेसेंट जो होती हैं ये 1917 वाले कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। तो यहां पर पहला सेंटेंस गलत है। सरोजिनी नायडू जो होती हैं ये कांग्रेस की, आप बोलोगे भारतीय महिला अध्यक्ष हैं, ये है ना, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। हमसे केवल महिला पूछा गया है, तो पहली महिला तो सरोजिनी नायडू नहीं है, पहली महिला तो एनी बेसेंट है। और अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता तो हम सरोजिनी नायडू लगा देते, क्योंकि सरोजिनी नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गाया है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गाया है। इसके अलावा एक और महिला का नाम बताया है 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में, नलिनी सेनगुप्ता, है ना, 1933 के नलिनी सेनगुप्ता ने अध्यक्षता की है, कलकत्ता अधिवेशन में की है। इस तरीके से टोटल महिला कितनी हो गई, 3। टोटल कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कितनी हो गई, जवाब होगा 3 हो गई सर। टोटल कांग्रेस की महिला अध्यक्ष हो गई हैं 3। पहली वाली एनी बेसेंट, एनी बेसेंट कब, 1917, कौन सा अधिवेशन, कलकत्ता। एनी बेसेंट कौन है, आयरिश महिला है। सितंबर 1916 में क्या किया है, तो सितंबर 1916 में इन्होंने एक होम रूल लीग की स्थापना करी है। और ये जो इन्होंने होम रूल लीग बनाया है, ये कहां बनाया है, तो ये इन्होंने मद्रास में बनाया है। और उसका जो सचिव है वो कौन है, तो जॉर्ज अरुडेल है ना। तो दूसरी महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष जो हैं, है ना, प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष हैं वो सरोजिनी नायडू है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू हैं, कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता करती हैं। सर इतनी बार रिवीजन क्यों, इतनी बार रिपीटेशन क्यों, ये खुल जाए, इसमें छेद हो जाए, इसमें ये कंटेंट प्रवेश कर जाए और ये एग्जाम हॉल तक चला जाए। मास्टर की केवल एक ही मंशा है कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये तुम मुझे सुनो, मैं तुम्हें सुनाऊं, तो ये कहानियां नहीं है, बस तुम एग्जाम हॉल तक याद रख लो इसको। जिस दिन एग्जाम हो उस दिन तक याद रख लो, बाकी तुम इसको भूल जाना, बाकी तुम इसको भूल जाना। तो भैया एग्जाम हॉल तक के लिए ये करवा रहा हूं, ये कर लो। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, नलिनी सेनगुप्ता, क्या तुम्हें याद रहेगा? ईमानदारी से बताओगी सर हाँ हमें याद रहेगा। अगला सवाल ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, क्योंकि हमसे सही पूछा गया था। हमने सही बता दिया कि मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1887 का अधिवेशन था, मद्रास में हुआ था और यहां पर तमिल भाषा में भाषण दिया गया था, यहां पर तमिल भाषा में भाषण दिया गया था। खुल जाएगा। गायत्री कह रही हैं कि उनका दिमाग नहीं खुल रहा है, दिमाग खुल जाएगा, है ना, दिमाग खुल जाएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार बताया जाएगा। नलिनी सेनगुप्ता का नाम, हाँ डेली होगी क्लास, कोशिश करूंगा कि डेली लूं, है ना, समय का अभाव रहता है, एप्लीकेशन पर स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ता है तो थोड़ा सा हमें समय कम मिल पाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्लास लूं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? तुमने जवाब दे दिया बाल गंगाधर तिलक। कितने होनहार विद्यार्थी हैं, कितने होनहार विद्यार्थी हैं कि क्वेश्चन देखा और जवाब दे दिया कि सर बाल गंगाधर तिलक को तो आज तक क्या नहीं किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष ही नहीं चुना गया। तो मुझे एक बात बताओ, चलो अध्यक्ष नहीं बनाया तो क्या इन्होंने किसी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग भी नहीं लिया? क्या ये वहां पर चाय कॉफी और दूसरों की बातें सुनने के लिए भी नहीं गए? अध्यक्ष ही बनाना जरूरी था? नहीं सर, आपने हमें सिखाया है कि जो बाल गंगाधर तिलक है, आपने हमें सिखाया है कि जो बाल गंगाधर तिलक है ना सर, इसने कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता तो नहीं करी, लेकिन सर इसने पार्टिसिपेट तो किया है। फिर मास्टर ने एक चीज बहुत अच्छी बताई है कि 1919 का अधिवेशन है, 1919 का अधिवेशन है और इस 1919 के अधिवेशन में
ये अंतिम बार कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, शामिल होते हैं, लेकिन कभी अध्यक्षता नहीं करते। ये वही व्यक्ति है जिसको वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। और 1919 के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने अंतिम रूप से भाग लिया था। ये कांग्रेस के गरम दल के नेता हैं। इन्हीं की बदौलत मुस्लिम लीग और गरम दल नरम दल 1916 में लखनऊ अधिवेशन में एक हुए थे। हाँ सर, बाल गंगाधर तिलक ने गरम दल को नरम दल को एक कराने में कोशिश करी है। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग के साथ समझौता कराने में मदद की है। ये आपको पता है? हाँ सर, हमें ये पता है। लेकिन जब बाल गंगाधर तिलक के साथ मोहम्मद अली जिन्ना का नाम जुड़ जाए तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो रहा होगा। और जब बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का नाम एक साथ दिखे तो समझ जाना कि गरम दल और नरम दल का समझौता हो रहा होगा। हाँ सर, हम ये बात भी समझ गए कि जब बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट आएंगे तो गरम दल नरम दल एक होगा। जब बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना आएंगे तो सर कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक होगी। थम्स अप करो सर, इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। एक बार सभी लोग थम्स अप करके बताएं कि सर इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तुम इस सवाल को देखो, मैंने केवल टिक किया, लेकिन जो भाषण पद्धति है, जो मैंने तुम्हें इतनी देर तक भाषण दिया है, उसको तुम ध्यान से सुनो और अपने जहन में उतारो, है ना। हाँ, हमें सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब तुम्हारा सिलेक्शन होता है, ठीक है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि यूट्यूब पर आते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन सर मेहनत भी तो करते हैं, है ना। मेहनत भी तो करते हैं, पढ़ाते हैं, हम ये पढ़ा रहे हैं तो मेहनत ही तो कर रहे हैं सर। यूट्यूब पर प्रचार तो सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सब कोर्स बेच रहे हैं, हम भी कोर्स बेच रहे हैं। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि यूट्यूब पर आ गए कोर्स बेचने के लिए, बिल्कुल आ गए सर, लेकिन मेहनत भी तो सर करते हैं ना। एप्लीकेशन पर भी करते हैं, यूट्यूब पर भी तुम्हें प्रैक्टिस करवाते हैं। वर्ग 1 का नोटिफिकेशन कब आएगा? अगर मान लीजिए आज से 2 महीने बाद वर्ग 1 का पेपर है तो क्या आपकी तैयारी है? हाँ या ना में जवाब दे दो, हाँ या ना में जवाब दे दो। गैंगस्टर लग रहे हो? हाँ, पहले रहा हूं ना, अब छोड़ दिया वो सब काम। आगे, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना? अरे वाह, कंफ्यूज करने के लिए बढ़िया सवाल है ये, कंफ्यूज करने के लिए बढ़िया सवाल है कि अब तुमसे महिला अध्यक्ष नहीं पूछी, अब तुमसे यह पूछी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना गया, तो पहली बार महिला अध्यक्ष को चुना गया। नमस्ते ऋतिक जी, पहली बार महिला अध्यक्ष को चुना गया। सर हमें तो पता है, मुझे भी पता है, तुम्हें पता है, मुझे भी पता है, बताओ जल्दी से। अच्छा ए, ओके। अच्छा सर, यहां पर एनी बेसेंट की बात हो रही है, ये श्रीमती एनी बेसेंट हैं। अच्छा सर, ठीक है। इनका 1893 में भारत आगमन होता है। जब गांधी जी अफ्रीका गए तो एनी बेसेंट भारत आ गई, क्योंकि 1893 में दादा अब्दुल्ला के मामले की पैरवी या वकालत करने के लिए गांधी जी कहां गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे, है ना। तुम लंदन मत भेज देना गांधी जी को। 1893 में गांधी जी दादा अब्दुल्ला के मामले की पैरवी करने के लिए कहां जाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। पर जब गांधी जी की बात आएगी तो गांधी जी की खूब सारी बात कर लेंगे, है ना। तो एनी बेसेंट 1893 में भारत आती हैं, भारत आगमन नहीं लिखूंगा, भारत आती हैं। और गांधी जी 1893 में अफ्रीका जाते हैं दादा अब्दुल्ला के मामले की वकालत करने के लिए। और ये एनी बेसेंट क्या भारतीय? नहीं। एनी बेसेंट कैसी है? यह एक आयरिश महिला है श्रीमान जी, यह एक आयरिश महिला है, आयरलैंड की लेडी है। और इन्होंने ही क्या किया है? तो इन्होंने 1916 में, सितंबर 1916 में
इन्होंने क्या किया है, तो सर मद्रास में होम रूल लीग बनाई है। मद्रास में होम रूल लीग बनाई है और मद्रास में ही होम रूल लीग की सर्वाधिक शाखाएं भी देखने को मिली है। तो मद्रास में होम रूल लीग की इन्होंने स्थापना की है और जो मद्रास की होम रूल लीग है इसके जो सचिव होते हैं वो जॉर्ज अरुडेल होते हैं। हालांकि इन लोगों को आगे चलकर गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो अलग बात है, लेकिन आप केवल अभी इतना याद रखो क्योंकि टू द पॉइंट में इतनी बातें ही आपसे पूछी जाती हैं, है ना। पैरवी का मतलब होता है वकालत, है ना। जैसे कोई मुद्दा है, मेरे ऊपर मान लो मर्डर का केस है, तो मैं अपना वकील रख सकता हूं अपना पक्ष रखने के लिए, उसी को पैरवी या वकालत बोला जाता है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। लखनऊ अधिवेशन 1916, हाँ लखनऊ अधिवेशन 1916, हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। अम्बिकाचरण मजूमदार को जानते हो क्या? हाँ सर जानते हैं ना। अम्बिकाचरण मजूमदार ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। अच्छा, तो क्या इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जा सकता है? हाँ सर, इसे लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से जाना जा सकता है। क्या इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गए थे? हाँ सर, इसमें मुस्लिम लीग को 1915 से समझ आने लगा था कि हमें कांग्रेस के साथ मिलकर ही आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक साथ विलय हो गया। क्या इसी में गरम दल और नरम दल मिले थे क्या? हाँ, गरम दल व नरम दल भी सर इसमें ही मिले थे, है ना। गरम दल और नरम दल भी इसमें ही मिले थे लखनऊ अधिवेशन में। अच्छा, क्या यहां पर राजकुमार शुक्ल आया था क्या? हाँ, यहां पर राजकुमार शुक्ल चंपारण से आया था। चंपारण बिहार में है। राजकुमार शुक्ल वहां का किसान नेता है और वो जब आया तो उसने गांधी जी से बोला कि गांधी जी चंपारण चलो, अंग्रेजों ने हमारे चंपारण के किसानों पर एक प्रथा थोप दी है। गांधी जी ने बोला बताओ कौन सी प्रथा है? तो बोले आपकी जो 3 कठिया प्रथा है, 3/20वें भाग में अंग्रेज कह रहे हैं कि तुम्हें नील की खेती करना पड़ेगी, और 3/20वें भाग में जब अंग्रेज नील की खेती के लिए बाध्य करेंगे तो किसान हमारे जो भाई हैं वो खाद्यान्न फसलें गेहूं चावल को कैसे उगाएंगे, है ना। हाँ, गेहूं चावल को कैसे उगाएंगे। मुझे पढ़ा लेने दो ना सर, हिस्ट्री का आपसे बेस्ट कंटेंट कोई नहीं दे सकता। वर्ग 2 का लिया है मैंने, इंदौर फेमस कोचिंग का कोर्स लिया था जनवरी में। 3 मंथ बाद आपका वीडियो देखा, मैंने फिर कोर्स लिया है हिस्ट्री इकोनॉमिक्स के लिए। मैडम ये आपका बड़प्पन है, लेकिन जो बड़ी कोचिंग है वो भी बहुत अच्छी है, और ऐसा नहीं है कि कोचिंग वाले अच्छा नहीं पढ़ाते। कोचिंग वाले हर टीचर अपने आप में, जिसको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये जो इसका पैसा है, जो ये स्टूडेंट ने कोर्स परचेज किया है, ये पैसा कहां से लाया होगा, ये पैसा कहां से लाया होगा, जिसको ये बात समझ में आई होगी मैं मास्टर हूं लेकिन मैं एक स्टूडेंट रहा हूं, मैंने भी विद्यार्थी जीवन जिया है, मैंने भी देखा है, तो वो पैसे तुम्हारे स्वार्थ लगाने का प्रयास करती है तांडव क्लासेस, कि वो तुम्हारे पैसे स्वार्थ लग जाएं बस, और कुछ नहीं। हम केवल ईमानदारी से पढ़ाने की कोशिश करते हैं सर, कि हाँ मैं स्टार्ट करता हूं ना, हिस्ट्री की पीवाईक्यू की क्लास स्टार्ट करता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो राजकुमार शुक्ल आया था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से आग्रह किया था कि गांधी जी चंपारण चलो, अंग्रेज जबरदस्ती 3/20वें भाग में नील की खेती करवा रहे हैं। गांधी जी पहुंचे, है ना, 3 कठिया प्रथा बंद हुई, ठीक है। बोला गया कि भैया गांधी जी से कि रात नहीं व्यतीत होना। गांधी जी को देखने के लिए, सुनने के लिए लोगों का जमावड़ा इकट्ठा होता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधोलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य बनाया? बताओ। नहीं बनेगा, ये ओपन चैलेंज नहीं बनेगा, क्योंकि ये तुमने पढ़ा ही नहीं। अबाड़ी अधिवेशन था 1955 में हुआ था, अबाड़ी अधिवेशन था 1955 में हुआ था, और ये जो अबाड़ी अधिवेशन है इसी में क्या हुआ था? समाजवादी पद्धति का
लक्ष्य रखा गया था, इसी में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य रखा गया था। अगला, अधोलिखित में से 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में जो भाषण था उनके बदले किसने पढ़ा था? यह भी नहीं बनेगा। हमें पता है कि 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता हमारे पारसी अध्यक्ष करते हैं, दादा भाई नौरोजी करते हैं। और दादा भाई नौरोजी ये क्या हैं? तो आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष हैं। ये प्रथम पारसी अध्यक्ष है और ये कुल 3 बार अध्यक्ष बन चुके हैं। आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुल 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। कमेंट करके बताइए कि ये 3 बार कब कब है। एक बार तो मुझे मिल गया 1906, और जब ये 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं तो यहीं पर स्वराज्य शब्द की बात करते हैं, है ना। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि पहली बार स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया गया, मैं अगर तुमसे पूछूं, इसका आंसर तो मैं जवाब दे दूंगा कि दादा भाई नौरोजी के जो भाषण को पढ़ा था वो किसने पढ़ा था। इसका जवाब तो बहुत आसान होगा, इसका जवाब तो बहुत आसान होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसका जवाब तो बहुत आसान होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भैया जो है इनके भाषण को पढ़ने वाला कौन था। तो इनके भाषण को पढ़ने वाले गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले ने इनके भाषण को पढ़ा था। ये वही गोपाल कृष्ण गोखले है जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहलाते हैं। यस, तो ये 3 बार अध्यक्षता करते हैं, 1888 में, इसके अलावा 1886 में, 1893 में और 1906 में। तो 86, 93, 1906 ये भी कलकत्ता में हुआ था, और ये 93 वाला लाहौर में हुआ था, और 1906 वाला भी कलकत्ता में हुआ था। स्वराज शब्द, यस, अगर तुमसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में स्वराज पूछे तो 1906 कलकत्ता, लेकिन अगर तुमसे नॉर्मली पूछता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि सर जो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है वो दयानंद सरस्वती ने किया है, जिसके बचपन का नाम मूल शंकर था। ये वही दयानंद सरस्वती है सर जो 1875 में आर्य समाज की स्थापना करता है। ये वही दयानंद सरस्वती है सर जो वेदों की ओर लौटो का नारा देते हैं। ये वही दयानंद सरस्वती है सर जो 1874 के आसपास, 1874 के आसपास एक सत्यार्थ प्रकाश नाम से रचना लिखते हैं। सर ये वही दयानंद सरस्वती हैं जिन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था, और शुद्धि आंदोलन में धर्मांतरण कर चुके व्यक्तियों को पुनः उनके धर्म में वापस लाना इनका उद्देश्य था। तो स्वराज्य शब्द को सर्वप्रथम लेकर आने वाले दयानंद सरस्वती थे, और स्वराज्य शब्द भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार जो मांग की गई वो 1906 दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष। कुल कितनी बार अध्यक्ष रहे हैं? तो जवाब होगा 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता करी है, 1893 में लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करी है, और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता करी है। और स्वराज्य शब्द जो है पहली बार आईएनसी में आया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में आया है। वर्ग 2 की एग्जाम कब होगी? जुलाई में। अभी पता कर रहे हो अर्चना जी? अगर अभी आपको ये नहीं पता कि वर्ग 2 की एग्जाम कब है, तो वर्ग 2 की एग्जाम तो जुलाई में है ना मेरे भाई। वर्ग 2 की एग्जाम तो जुलाई में है ना। अभी आप ये पूछ रहे हो कि वर्ग 2 की एग्जाम कब है? वर्ग 2 की एग्जाम जुलाई में है। आगे देखो, पढ़ो इसको। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919, इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन के साथ जवाब दीजिएगा। 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किनका सहयोग लिया गया? गांधी जी बोले केलकर तुम आ जाओ और आईबी सेन आ जाए। तो 2 व 4 जहां पर देखे टिक कर दीजिए। तो 2 व 4, भैया ने 2 लिखा था, 2 के साथ 4 भी जोड़ना था भैया को। तो 2 व 4, केलकर चाहिए था, आईबी सेन चाहिए था। तो केलकर और आईबी सेन, हाँ 1875 में सत्यार्थ प्रकाश 1875 में आर्य समाज बनाते हैं। और आर्य समाज में आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा क्लास में, मेरी चीजों को लिंक करना पड़ेगा तुम्हें क्लास में। मेरी बात समझ पा रहे होंगे?
तो आर्य समाज की स्थापना जो होती है वो कौन करती हैं, तो कौन करते हैं, तो दयानंद सरस्वती करते हैं। इनका मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर इनका मूल नाम था, है ना। और इन्हीं ने क्या चलाया था, तो शुद्धि आंदोलन चलाया था, पुनः लोगों को उनके धर्म में वापस लाने के लिए। इन्होंने क्या नारा दिया था, तो वेदों की ओर लौटो नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। और इन्हीं की एक आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती की एक रचना थी। आर्य समाज बंबई में बनता है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कलकत्ता टिक कर देते हैं। और इसके अलावा जो दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने क्या किया है, तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना करी है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना करी है। ये आप लोग लिख रहे थे, मैंने लिख दिया। गांधी जी ने संविधान लिखने के लिए 2 लोगों को नियुक्त किया। हाँ, मूल शंकर, हाँ ये लिखा ना मूल शंकर, मैंने भी मूल शंकर ही लिखा है ना हर्ष भाई। ये बात क्लियर है। एक बार थम्स अप करोगे सर, 10 सवालों तक कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। और 10 नहीं, लगभग हमने अभी तक 100 फैक्ट आपसे जान लिए होंगे। 10 नहीं सर, अभी तक हमने आपसे 100 फैक्ट जान लिए होंगे, है ना। अभी तक हमने आपसे 100 फैक्ट जान लिए होंगे। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया, अभी बता दिया था पहले। ये होता है फायदा, ये होता है फायदा पहले बताने का। अब तुमसे ये सवाल बनना चाहिए, नहीं बनेगा कैमरे में घुस के मारूंगा तुम्हें। कैसे पढ़ाओगे, हाँ क्यों, सिलेक्शन हो जाएगा फिर, मुझे ही तो याद रखोगे फिर कि मास्टर सिलेक्शन हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। बेसन चक्की लेके आओ, बेसन चक्की लेकर आओ, सिलेक्शन हो जाए जिसका। हाँ फटाफट से। 11 का डी, अमृतसर अधिवेशन 1919, है ना। हाँ, मैं इतिहास और अर्थशास्त्र पढ़ाता हूं। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी। बताओ, मैं थक गया हूं, अब मैं थक गया हूं, अब तुम जवाब दोगे। 8-10 सवाल तुम जवाब दोगे, फटाफट से जवाब दो इसका। गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी? अरे सर ये वही सवाल हो गए, है ना। मैं लाइन से तुम्हें अधिवेशन बता देता हूं जो तुम रट लो, मैं लाइन से तुम्हें अधिवेशन बताता हूं जो तुम रट लो। अरे गांधी जी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता करी, इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता कि गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, 1924 में करी थी। मुझे जवाब दो, कांग्रेस का सबसे कम उम्र का अध्यक्ष, कांग्रेस का सबसे कम उम्र का अध्यक्ष, फटाफट से कमेंट करके बताओ, फटाफट से कमेंट करके बताओ। अच्छा, ये कराची अधिवेशन, हाँ 1931 में हुआ था, हाँ अध्यक्षता किसने करी थी? वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? मौलिक अधिकारों की मांग करी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या की गई थी? पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग 1931 के कराची अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में की गई थी, है ना। कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन है? अबुल कलाम आजाद। कौन है? अबुल कलाम आजाद। और इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कब करी है? 1923 के अधिवेशन में करी है। यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? 1923 का अबुल कलाम आजाद वाला जो अधिवेशन है, 1923 का जो अबुल कलाम आजाद वाला अधिवेशन है, ये कहां पर होता है? तो मैंने काकीनाडा लिखवाया होगा, अखिल भारतीय खाकी बोर्ड भी बनता है काकीनाडा। और इसी में क्या बनता है? तो अखिल भारतीय खादी बोर्ड बनता है। इसी में क्या बनता है? तो अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना भी इसी अधिवेशन में होती है। क्या जो ये अबुल कलाम आजाद हैं, तुम एपीजे अब्दुल कलाम आजाद मत कर देना, ये अबुल कलाम आजाद हैं, इनका सबसे लंबा कार्यकाल होता है मेरे भाई, इनका सबसे लंबा कार्यकाल होता है कांग्रेस में। ये कांग्रेस में सबसे लंबे समय तक क्या रहे हैं? तो हम ये जवाब देंगे कि ये कांग्रेस में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं। ये कांग्रेस में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं और 1940 से लेकर 1946 तक रहे हैं। तो क्या तुम्हें अबुल कलाम आजाद वाले पता चल गए?
सर जी मैं पूछ रही थी केवल एक पेपर होगा या मेंस भी होगा? जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब होगा, है ना। नेगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल होगी। अगर चयन परीक्षा होगी तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। चयन में ही नेगेटिव मार्किंग होती है, पात्रता जैसी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होता है ना। वनडे एग्जाम की अगर हम बात करें, हाँ अभी इसका जो है अगर चयन होगी तो नेगेटिव मार्किंग होगी। क्लियर है? चलिए ओके। 1940 से 46 अबुल कलाम आजाद। 1940 से 46 अबुल कलाम आजाद। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित करी है? फेफड़े बाहर आ जाएंगे इस सवाल में। अच्छे से अच्छा विद्यार्थी, है ना, अच्छे से अच्छा विद्यार्थी जो है इसमें दहशत में आ जाएगा, बोले मास्टर जी तुम क्या कर रहे हो, ऐसे सवाल तो मत पूछो। तो 1910 का इलाहाबाद अधिवेशन था। अबुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम ये मिसाइल मैन थे, वही है ना सर? ये नहीं, हर्ष भाई कैसी बातें कर रहे हो। अबुल कलाम आजाद ये अलग हैं, है ना, वो एपीजे अब्दुल कलाम अलग हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय के हैं, और वो हमारे मिसाइल मैन हैं, वो बहुत अलग हैं, वो साइंटिस्ट हैं, ये एक पॉलिटिशियन है। हालांकि वो साइंटिस्ट रहते रहते भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, एक बहुत अच्छा था, है ना। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार, अच्छा तो यहां पर आपको जवाब देना है कौन सा अधिवेशन था। तो रियासतों के प्रति नागपुर अधिवेशन होगा ये, है ना। ये कौन सा अधिवेशन होगा? नागपुर अधिवेशन होगा, जिसमें रियासतों के लिए इन्होंने क्या करी थी? उदार नीति की घोषणा करी थी। रियासतों के लिए इन्होंने, है ना, नागपुर अधिवेशन में ये की गई थी। सर अभी कोर्स खरीदेंगे तो पात्रता और मेंस तक रहेगा। अगर पात्रता और मेंस दोनों का खरीदोगे तो उसकी वैलिडिटी 2 ईयर है ना। पात्रता वो आप ऑफिस में बात करना, मेरा काम पढ़ाना है, हाँ कोर्स बेचना भी है, क्योंकि पढ़ा किस लिए रहे हो यूट्यूब पर? ताकि तुम एप्लीकेशन पर आओ, एप्लीकेशन पर कोर्स परचेज करो, हाँ इसलिए यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर पूरा हिस्ट्री नहीं खत्म कर देता मैं, यहाँ पर मैं पूरा हिस्ट्री नहीं खत्म कर देता। हाँ सर कर सकते थे। हाँ ये पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। देश के प्रथम 11 नवंबर को इनका बर्थडे मनाया जाता है। यस 11 नवंबर को इनका। अब तुम पोस्ट पूछ लो, है ना, पोस्ट कितनी आएगी? अच्छी बात है, पूछना चाहिए विद्यार्थी को। दूसरा, नोटिफिकेशन कब आएगा? अच्छी बात है, पूछना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी? बहुत अच्छी बात है, पूछना चाहिए। अगर ये सब मान लो कल हो जाए और 40 दिन बाद या 50 दिन बाद तुम्हारा पेपर है, तो तुम जो कर सकते हो, क्या तुमने वो किया? तुम तैयार हो, तुम प्रिपरेशन कर सकते हो, तुम तैयारी कर सकते हो, तुम अपने कंटेंट को अच्छे से पढ़कर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या तुम वो कर रहे हो? नहीं। क्या कर रहे हो? सर हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी, है ना। माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, तुम इन सब में फंसे हुए हो। पढ़ लो, सिलेक्शन ले लो, आएगा। जब सब देंगे तब हम भी दे देंगे पेपर, मतलब तुम लोग भी दे दोगे पेपर। तो भाई हमारा काम, हम केवल पढ़ सकते हैं तो हम पढ़ें ना। हाँ पढ़ लो, हम पढ़ सकते हैं। और जिनको भी ये सब बातें करनी है वो इस पे करना। 9589812077 बताओ, इसका जवाब दो फटाफट से। क्या कह रहा है? नीचे दिए गए व्यक्ति हैं कुछ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है, तिथि अनुसार जमाओ। हाँ ये तो बहुत क्रिटिकल है, देख लेते हैं। गांधी जी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। हाँ सर, है ना। नहीं, सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। सरोजनी नायडू ने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। कराची में क्या मांगे गए थे?
फंडामेंटल राइट, मतलब कराची अधिवेशन में पहली बार कई की मांग की गई, मौलिक अधिकार की मांग की गई। लाहौर अधिवेशन 1929 में कई की मांग की गई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और यहां पर ये कौन है, सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। ये कौन है, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। और इसके साथ साथ इसी अधिवेशन में इन्होंने विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गाया था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गाया था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गाया था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गाया था। तुम लोगों ने जवाब दे दिया होगा कि चौथे का सी होगा, चौथे का सी होगा, क्योंकि 24 के बाद 25 आता है, 1 के बाद 4 आता है, 29 के बाद 31 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 1 4 2 3। ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे तो बनेंगे। मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर ऐसे सवाल एग्जाम में आए तो तुमसे बन जाएंगे? हाँ सर बन जाएंगे, बहुत आसानी से बन जाएंगे सर। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। कथनों पर विचार करना है, सही छांटना है। विचार करेंगे, सही छांटेंगे, तुम और हम दोनों मिलकर ये काम करते हैं। चलो कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। तुमने तो बंबई बताया था मास्टर, हाँ बंबई में ही हुआ था, है ना। और जो है कितने 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और सबसे ज्यादा 38 प्रतिनिधि कहां से आए थे, कमेंट करके जवाब दे दो। सबसे ज्यादा जो 38 प्रतिनिधि आए थे, 38 मेंबर आए थे, वो कहां से आए थे, जवाब दे दो। पहला वाला सेंटेंस तो गलत हो गया, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं होता। इसको कलकत्ता को ऐसे मिटाओ ना, हाँ बंबई में होता है, और यहां पर बंबई के गोकुलदास संस्कृत तेजपाल विद्यालय में होता है। ओके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ, हाँ हुआ। यह कलकत्ता में हुआ था, हाँ कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने करी थी, हाँ। तो क्या ये प्रथम पारसी अध्यक्ष यही कहलाए थे? हाँ ये प्रथम पारसी अध्यक्ष यही कहलाए थे। सर आप तो कह रहे थे ने 3 बार अध्यक्षता करी, हाँ अभी भी बोल रहा हूं, 1886 में भी करी थी, 1893 में भी करी थी, और 1906 में भी करी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनने वाले केवल यही थे, हाँ 3 बार अध्यक्ष बनने वाले यही थे। 3 बार अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने करी थी, प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे। और 1906 वाला जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें स्वराज्य का लक्ष्य भी रखते हैं। ठीक है सर, दूसरा वाला तो सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में लखनऊ में समझौता हुआ, हाँ। इसके जो अध्यक्ष थे वो अमका चरण मजूमदार थे, और यहीं पर राजकुमार शुक्ल आए थे गांधी जी को बुलाने के लिए चंपारण से। फिर गांधी जी का जो भारत में प्रथम सत्याग्रह था वो चंपारण था। दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 15 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 38 जो प्रतिनिधि आए थे, 72 में से जो 38 लोग आए थे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में, वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से आए थे। अगला सवाल, जन गण मन पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया? अच्छा सवाल है। जन गण मन मतलब सर ये राष्ट्रगान की बात कर रहा है। अच्छा, राष्ट्रगान की अगर मैं बात करता हूं तो राष्ट्रगान हमारे लिखने वाले कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा है, राष्ट्रगान लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा है, तो राष्ट्रगान लिखा है। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया? 96 में नहीं, यहां पर तो वंदे मातरम गाया गया था। अच्छा, ये जो वंदे मातरम गाया गया था, ये जो अधिवेशन था ये कलकत्ता में हुआ था, हाँ कलकत्ता में हुआ था। और यहां पर जो अध्यक्षता करने वाला था वो रहीमतुल्लाह सयानी था, वो रहीमतुल्लाह सयानी था। ये 1905 का जो अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं और बंग भंग आंदोलन की भर्त्सना करते हैं। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 1911 का
ये अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर करते हैं। इसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर करते हैं। ये अधिवेशन कलकत्ता में ही हुआ था और इसी 1911 वाले अधिवेशन के, कलकत्ता अधिवेशन के बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में जो हुआ था, यहीं पर पहली बार जन गण मन गाया गया। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, एक तरफ अध्यक्ष है, ठीक है, और चलो मुझे कुछ नहीं पता, तो कुछ तो पता होगा, नहीं कुछ नहीं पता, क्या करें फिर? सरोजिनी नायडू को कानपुर से मिला दो, ठीक है। तीसरे का दूसरा ढूंढ लो, तीसरे का दूसरा ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर डी लगा दो। सबसे सही जोड़ी वाले सवाल सबसे आसान होते हैं। तो मैं कानपुर पता था, हाँ। सरोजिनी नायडू पता थी, हाँ। क्या कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं? हाँ। 1925 में अध्यक्षता करती हैं, हाँ। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ज्ञाती हैं, हाँ। ठीक है, क्या चाहिए? तीसरे का दूसरा देखो कहां पर है, सी का 2, सी का 2। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब मिला दो, अब मिला दो, है ना। अब कैसे मिला दो कि सी का तो दूसरा तुमने मिला दिया। अब जो हमारे जो हमारा है टंडन साहब जो हैं, ये आपके कहां के हैं? तुम एम ए अंसारी को सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा से मिलाना पड़ेगा और अंसारी को नासिक से मिलाना पड़ेगा। नहीं एक मिनट रुकना, ये कुछ ऑप्शन गलत हैं क्या इसमें? अच्छा, इसमें भी है ना तीसरे का दूसरा, तो तीसरे का दूसरा तो इसमें भी है, हाँ। तीसरे का दूसरा तो इसमें भी है और सुभाष चंद्र बोस ने तो हरिपुरा की करी थी। ये सही है पहला वाला। अंसारी मद्रास से हो गए और पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक से हो गए। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और दूसरे का पहला। ये सही है। ए होगा, ए भैया, ए होगा, है ना। हाँ, ए होगा, ए, क्योंकि इसमें भी तो 2 था, हमने ये देखा ही नहीं कि इसमें भी 2 है। ठीक है, ये आपको देखना है। हाँ, गुजरात के हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस 1937, है ना। हाँ, अगला बताओ, कथनों पर विचार करो। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला है। कथन पर विचार करना है, सही छांटना है। ऐसे आपको एग्जाम में भी करना है, क्योंकि कई बार लिखा रहता है सही नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहां पर क्या पूछा जा रहा है? सही पूछा जा रहा है, सही नहीं पूछा जा रहा है, सही पूछा जा रहा है। सीआर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तब वे जेल में थे। एलन ऑक्टेन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और इनमें से आपको बताना है कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस सही है, बताओ भैया, कौन सा सेंटेंस सही है। हाँ, किसको लॉक करें? 18 का। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है आपका सरोजिनी नायडू जो है ये प्रथम भारतीय अध्यक्ष तो नहीं है, महिला अध्यक्ष, क्योंकि ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। यहां पर भारतीय शब्द जुड़ा नहीं है कहीं पर। इन्होंने तो बोल दिया कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला है, तो प्रथम महिला बस नहीं है, प्रथम भारतीय महिला है। सीआर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम किया तब वे जेल में थे, यह बात बिल्कुल सही है। एलन ऑक्टेन ह्यूम ने कभी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता तो नहीं करी है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाएगा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव माने जाएंगे। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होते हैं। 2 और 4 इसका सही आंसर होगा। 2 और 4 जो है इसका वो सही आंसर होगा। नोट कर लीजिए, मतलब कहने का इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है ना। हाँ, इंपॉर्टेंट सवाल है। 1938 में हुआ था हरिपुरा वाला, 1938 में हुआ था हरिपुरा वाला, और 1937 में जो हुआ था
वो फैजपुर में हुआ था, गांव में अधिवेशन आयोजित हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने उसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक, तो ये जो आपसे पूछा जा रहा है किसके बारे में, तो आपका CR दास वाली घटना जो है ये कब की है, जब ये जेल में थे। आपको याद होगा 1921 का अहमदाबाद में हुआ था, है ना। और जो आपके हैं उनका नाम हकीम अजमल खान था। ये कब की बात है, 1921 की बात है, अहमदाबाद की बात है, ये जेल में थे। तो हकीम अजमल खान को कार्यकारी नियुक्त कर दिया था, हकीम अजमल खान को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया था, कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया था। और 1894 में जो आपके अल्फ्रेड वेब हैं, और ये जो हुआ था ये सूरत में हुआ था, है ना। ये जो हुआ था ये आपका मद्रास में होगा ना, हाँ ये मद्रास में होगा। और सूती वस्त्र के संरक्षण की बात की गई थी, यहाँ पर सूती वस्त्र के संरक्षण की बात की गई थी। हकीम अजमल खान 1921 अहमदाबाद। तो ऐसे कथनों पर विचार करो, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, सही जोड़ी मिलाओ, है ना। सूरत वाला तो 1907 में हुआ था, सूरत वाला 1907 में हुआ था। और इसे यहीं पर कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है। यहीं पर कांग्रेस का क्या होता है, तो यहीं पर कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है, यहीं पर कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है। सूरत अधिवेशन 1907 का था, कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है। और यहीं पर आप देखोगे कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है, गर्म दल और नरम दल में। अगला सवाल, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो लखनऊ समझौता हुआ था वो कब हुआ था, जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब लिखकर टाइप कर कर भेजना है। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब आपको लिखकर देना है फटाफट से। हाँ, गरम और नरम दल में बढ़ गई थी कांग्रेस, कांग्रेस जो थी वो गरम और नरम दल में बढ़ गई थी, फटाफट से। हाँ, 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन था, 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन था, जो जहां पर कांग्रेस और देखो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो हैं, हाँ वर्ग 2 में इतिहास और अर्थशास्त्र पढ़ाता हूं, है ना, वर्ग 1 में इतिहास और अर्थशास्त्र पढ़ाता हूं, ठीक है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी। और इसमें सपोर्ट किसने किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो जिन्ना व बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हो गया है, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता अम्बिका चरण मजूमदार ने करी थी। ये फैक्ट तुम्हें अब रट गए होंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने इतनी बार इनका रिवीजन करवा दिया है। रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम घर में नहीं करते, इसलिए मुझे क्लास में करवाना पड़ता है, एप्लीकेशन हो या यूट्यूब हो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, है ना, कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो पहली बार मिलने की बात करती है वो 1915 में करती है और फिर 1916 में करती है। हालांकि ये बात उनके मन में 1914 से ही चलने लगती है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी है, एनी बेसेंट ने, लाला लाजपत राय ने, मोतीलाल नेहरू ने, या फिर AC मजूमदार ने। AC का मतलब क्या है, A का मतलब अंबिका है, C का मतलब अंबिका चरण हो जाएगा। ऐसे तोड़ना है, वहां पर ऐसे तोड़कर लिखना है कि A का मतलब अंबिका है और C का मतलब चरण है, और फिर मजूमदार पढ़ना है, क्योंकि वहां पर मान लीजिए 2-3 मजूमदार हो, फिर हमें तो अंबिका चरण से मतलब है ना, हमें तो AC मजूमदार से मतलब है ना। तो 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 20 का ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अगला सवाल, 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस व इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय में, देखिए इंडियन मुस्लिम लीग ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1916 में दिसंबर में एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। तो तुम्हें कांग्रेस का पता है, मुस्लिम लीग का तुम्हें कांग्रेस के आधार पर पता चल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का तो तुम बार बार पढ़ रहे हो। 1916 अम्बिका चरण मजूमदार, लखनऊ अधिवेशन, है ना, गरम दल नरम दल एक, मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग कांग्रेस एक, राजकुमार शुक्ला आ रहा है चंपारण से, गांधी जी को आमंत्रित कर रहा है। गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण होता है 1917 का, किसान सत्याग्रह था 20वीं शताब्दी का था। यस, तो यहां पर
21 का क्या होगा? 21 का ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अगला सवाल, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया? सोचना है और अच्छे से जवाब देना है। ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, ये मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा, ये दुनिया में कोई नहीं पढ़ाएगा, बस ये समझ पर आधारित होता है और यही समझ पर आधारित आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। अगर आपने मुस्लिम लीग को अच्छे से जाना है, अगर आपने कांग्रेस को अच्छे से जाना है, अगर आपने लखनऊ अधिवेशन को अच्छे से समझा है, तो आप बताएंगे, है ना, कि भैया इसका दूरगामी परिणाम क्या हुआ। जब कांग्रेस, गरम दल नरम दल एक हो गए, जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल गई, तो मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई भविष्य में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया। कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा? थोड़ा सा सोच समझकर जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपको कोई पढ़ाएगा नहीं और ये सवाल एनालिटिकल होते हैं। ये सवाल आपको कोई नहीं पढ़ाता है और ये सवाल आपको पता होनी चाहिए। इससे ये हुआ कि जब मुस्लिम लीग मिल गई तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमें अलग से निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, है ना। उन्हें अलग से क्या चाहिए था? निर्वाचन क्षेत्र चाहिए था। और आपको पता होगा कि इसके पहले भी 1909 में एक मार्ले था, एक मिंटो था, मिंटो द्वितीय है ये, मिंटो वायसराय था और मार्ले भारत सचिव था। तो जो मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में, उसमें क्या किया गया था? तो उसमें मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। उसमें मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। तो जो दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था वो ये लिया गया था कि मुस्लिम लीग का जो निर्वाचन क्षेत्र होगा उसको अलग कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग का जो निर्वाचन क्षेत्र होगा उसे अलग कर दिया जाएगा। अभी केवल एक सेंटेंस मेरा याद रखो, जिनका प्री पास है वो मेंस की तैयारी करें और जिन्हें पहली बार पात्रता परीक्षा देनी है वो पात्रता की तैयारी करें। ये कंटेंट जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ये पात्रता में भी काम आएगा, चयन में भी काम आएगा, वर्ग 1 में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा ये, है ना। तो सबसे पहले तो आप हैंड्स अप करके बताइएगा कि हम वर्ग 2 में जो हैं हम पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं इस क्लास में जो पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? फटाफट से बताओ, हैंड्स रेस करके बताओ, है ना। हाँ सर, वर्ग 1 पात्रता परीक्षा कब तक आएगी? देखते हैं सर, है ना। हाँ कोशिश तो है, मतलब ईएसबी की कोशिश है, मेरी कोशिश से क्या ही हो जाएगा, हाँ कि जल्दी आएगी। तो मुझे आप हैंड रेस करके बताओ कि आप कौन लोग हैं पात्रता वाले। रचना जी का कहना है चयन, हाँ। हेमा पाठक पात्रता, जीवन जी पात्रता, ठाकुर जी पात्रता, ओके। हाँ 23 का ए, गीतांजलि ने जवाब दे दिया, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है तुम्हारा जवाब। रुपेश वर्ग 1, ओके। पात्रता देनी है अभी आप लोगों को, है ना। हाँ हाँ ओके 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 ओके, बाकी सब चयन वाले, बाकी सब चयन वाले, ओके। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 1916 का अधिवेशन है, लखनऊ अधिवेशन है के विषय में असत्य छांटना है। अब देखो यहां पर गलत बताना है, आओ छांटें गलत। अमकाचरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की, कैसे नहीं करी? करी है, यही तो गलत है। फिर हमें नीचे के भी नहीं देखना, फिर हमें नीचे के भी नहीं देखना, क्योंकि हमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया है 1916 वाले लखनऊ अधिवेशन को पढ़ के कि हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है वो अमकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया? राजकुमार शुक्ल गए थे, हाँ। 3 कठिया प्रथा चल रही थी, हाँ। उस 3 कठिया प्रथा का मतलब क्या था? 3/20वें भाग में अंग्रेज जो थे वो किसानों से नील की खेती करवाना चाहते थे, जबकि जो हमारे किसान भाई थे वो खाद्यान्न फसलें, गेहूं चावल उगाना चाहते थे, ठीक है। तो यहां पर ये अधिवेशन कौन सा था? तो आसान सा होगा कि सर 24 का, कुछ मत करो क्या लगा दो, तो 24 का
ऑप्शन नंबर डी लगा दो 1916। अगला, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? बहुत बढ़िया सवाल है। 1904 से ही वो व्यक्ति लगा था कि भारत को, मैं आपको बता दूं, एक वर्ड है स्वराज, एक वर्ड है बहिष्कार, या हम इसी को बोल सकते हैं बायकॉट, है ना इंग्लिश में, और एक शब्द है स्वशासन। ये जो तीन शब्द हैं, ये जो तीन शब्द हैं, ये स्वदेशी आंदोलन के समय के हैं, ये स्वदेशी आंदोलन के समय हैं। तो इनका ईयर आपको लिखकर भेजना है। आप समझ गए होंगे स्वशासन देने पर बल किसने दिया है। 1904 का अधिवेशन है। भारत में स्वशासन देने पर जो बल करता है वो दादा भाई नौरोजी ही है ना। स्वशासन बस नहीं, स्वशासन के साथ साथ, स्वराज्य के साथ साथ बहिष्कार भी, है ना, बहिष्कार भी। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये स्वदेशी आंदोलन में क्या कर रहे हैं, तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं, देसी वस्तुओं को प्रोत्साहित या उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। दादा भाई नौरोजी, लिख के भेजो जरा इनको कितनी बार अध्यक्षता का मौका मिला था? 3 बार। कब कब मिला था? 1886 में, 1886 के अलावा अगर मैं बात करता हूं तो 1893 में और 1906 में। 93 वाला कहाँ हुआ था? लाहौर में। बाकी 86 और 1906 वाला कहाँ पर हुए थे? कलकत्ता में। अच्छा, प्रथम पारसी अध्यक्ष यही है। हाँ, 1906 वाले में क्या खास था? स्वराज्य की बात की गई थी। 1906 वाले में क्या खास था? तो स्वराज्य की बात की गई थी। क्लियर? अगला, निम्न में से कौन सा उग्र राष्ट्रवाद का नेता नहीं था? उग्र राष्ट्रवाद मतलब जी, राजकुमारी जी, राजकुमार जी, नमस्ते भैया। यहां पर राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, मतलब यहां पर गरम दल की बात कर रहा है। गरम दल में हमने लाल बाल पाल को पढ़ा है। लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल, ठीक है। तो लाला लाजपत राय की लाल बहादुर शास्त्री, अरे सर लाला लाजपत राय है, लाल बहादुर शास्त्री नहीं है, कंफ्यूजन होता जरूर है, ठीक है। तो यहां पर लाला लाजपत राय हो जाएगा, यहां पर बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, और यहां पर बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे। जो बचा उसको हटा दो, यहां पर बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये नरम दल के नेता हैं। नरम दल को उदारवादी नेता भी कहा जा सकता है। ये कांग्रेस के उदारवादी नेता भी हैं, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो नरम दल के। ए होगा। अगला, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप गरम दल और नरम दल का उद्भव हुआ? स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बंगाल विभाजन पढ़ाया था। बंगाल विभाजन की मैंने 19 जुलाई डेट बताई है। हाँ, 1905 में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। 1905 में एक तो 19 जुलाई ले लो, एक 20 जुलाई ले लो, एक 7 अगस्त ले लो, और एक 16 अक्टूबर ले लो। अच्छा, इतनी सारी डेटें लेनी है। हाँ, 19 जुलाई में क्या हुआ, तो बंगाल विभाजन की रूपरेखा तैयार हुई। बंगाल विभाजन की रूपरेखा तैयार हुई, जनता के समक्ष रखी गई। 20 जुलाई को क्या हुआ, ये सब घटनाएं 5 की ही हैं, 1905 की। यहां पर बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। यहां पर क्या हुआ, तो बंगाल विभाजन का विरोध हुआ। यहां पर बंगाल विभाजन का विरोध होता है, और बंगाल विभाजन के विरोध के फलस्वरूप बंग भंग आंदोलन, यहां पर बंग भंग आंदोलन या इसी को स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है 7 अगस्त को। 16 अक्टूबर को क्या होता है, तो 16 अक्टूबर को जो बंगाल विभाजन है वो लागू होता है। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू होता है। पूरे बंगाल में राखी या रक्षाबंधन दिवस मनाया जाता है, और ये किसके आह्वान पर मनाया जाता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए तुम लोगों ने जवाब दे दिया होगा। क्या जितने लोग इस क्लास को देख रहे हैं उन सभी ने इस क्लास को लाइक कर दिया है? अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में या राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दली के तौर पर नहीं जाना जाता? अब देखो, अभी दिमाग में एक चीज याद रखना है कि हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन गरम दल वाला,
हमसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो उग्रवाद वाला। अच्छा, तो तिलक तो उग्रवादी थे ना? हाँ, तिलक जो थे वो उग्रवादी नेता थे। तिलक जो थे वो उग्रवादी नेता थे। 28 का ए होगा। क्लास खत्म होने के बाद ऑफलाइन मोड पर कमेंट करके जाइएगा। जब क्लास एंड हो जाती है तब आपको बताना है कि हम आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं और आप तांडव क्लासेस से संतुष्ट हैं या नहीं है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, हम उसको देखेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, है ना? हाँ, 28 का ए होगा। अगला, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक। देखो, अगर भारतीय अशांति वाली संस्था पूछे, भारतीय अशांति की संस्था पूछे, तो भारत में अशांति फैलाने वाली संस्था आर्य समाज को कहा गया और भारतीय शांति का जनक जो बाल गंगाधर तिलक को कहा है वो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। तो वैलेंटाइन सिरोल ने, अगर व्यक्ति विशेष पर बात करी जाए तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है और वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति की जो संस्था है वो आर्य समाज को कहा है। तो भारत में अशांति फैलाने वाली संस्था आर्य समाज को किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने। और भारतीय अशांति का जनक या दूत किसे कहा? तो बाल गंगाधर तिलक को। किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने, अंग्रेजी अधिकारी ने कहा। बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी बड़ी दिलचस्पी है। तो ये जो बोला था ये मैक्स मूलर ने बोला था। आपको मैंने ये नहीं पढ़ाया होगा, आप याद रखना, ये जो सेंटेंस था ये मैक्स मूलर का था। मैं आज आपको बता दे रहा हूं, मैं आज आपको ये बता दे रहा हूं क्योंकि इनको बाल गंगाधर तिलक को क्या कर लिया गया था? तो 1908 के आसपास गिरफ्तार कर लिया गया था। 6 साल की सजा दी गई थी और 6 साल की सजा के पश्चात इनको 1914 में ये शायद रिहा होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और एक ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया? तो आपको याद होगा गणेश उत्सव मनाया था, शिवाजी उत्सव मनाया था, लाठी क्लब बनाया था। ये सब बातें किसकी हैं? तो ये सब बातें बाल गंगाधर तिलक की हैं। अगर लाठी क्लब की बात करी जाए, अगर गणपति उत्सव की बात करी जाए, अगर शिवाजी उत्सव की बात करी जाए, अगर 1916 में अप्रैल में होम रूल लीग की स्थापना बंबई में बात करी जाए, तो इन सब का जवाब क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। इन सब का जवाब क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। तो लाठी क्लब, शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव और इसके अलावा इन्होंने क्या किया है? तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है 1919 के अमृतसर अधिवेशन में कांग्रेस के अंतिम रूप में भाग लिया है और ये कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। और इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने जो है गरम दल के ये नेता रहे हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी है? तुम आंदोलन बताओ, मैं इनकी डेट लिखता हूं। खेड़ा 1918 का है, खेड़ा गुजरात का है। इसी खेड़ा को कर नहीं दो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसी खेड़ा को कर नहीं दो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बारदोली सत्याग्रह ये 1928 का है, ये गुजरात का है, मुझे नहीं पता क्या होता है। नमक सत्याग्रह ये दांडी मार्च वाला है, ये दांडी मार्च वाला है। 12 मार्च को दांडी यात्रा निकली थी अहमदाबाद आश्रम से और 6 अप्रैल को पहुंच गई थी, है ना, दांडी पहुंच गई थी साबरमती से। 1930 की घटना है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में चलाया जाता है और इसके जो प्रथम सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे। द्वितीय सत्याग्रही जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इसके जो प्रथम सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे। मैंने तो ये थोड़ी सी डिटेल लिखी है, थोड़ा सा तुम्हारा रिवीजन कराने का प्रयास किया है। अब मुझे आपसे जवाब चाहिए, है ना? हाँ, अब मुझे आपसे जवाब चाहिए। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली की महिलाओं ने, गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो बारदोली की महिलाएं या कस्तूरबा अगर ऑप्शन में मिलता है तो भी आप टिक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से नहीं जुड़ा था? उदारवादियों से नहीं जुड़ा था मतलब वो गरम दल या
उग्रवाद की बात कर रहा है। और गरम दल या उग्रवाद में तो हम मेनली 3 ही देखते हैं, लाल बाल और पाल। तो लाल बाल पाल में कहीं मिले फिरोज शाह मेहता छोड़ दो, दादा भाई नौरोजी छोड़ दो, गोपाल कृष्ण गोखले छोड़ दो, लाल वाला लाला लाजपत राय मिल गया है और ये गरम दल का नेता है। ये गरम दल का नेता बारदोली की महिलाओं ने दी थी और बारदोली की महिलाओं में कस्तूरबा का नाम हमें देखने को मिलता है। 33 का ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। 33 का ए कैसे हो जाएगा गीतांजलि? उदारवादियों से नहीं जुड़ा है। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा मैं इसलिए बोलता हूं कि आप ऐसे लिख लो, क्योंकि यहां पर अगर पढ़ते रहोगे तो कंफ्यूजन होता रहेगा। उदारवादियों से नहीं जुड़ा है मतलब उग्रवादियों से जुड़ा है। अब उग्रवादियों का मतलब गरम दल भी है और गरम दल से हमारे 3 ही है, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। हाँ, भूदान अलग है, व्यक्तिगत सत्याग्रह अलग है। अगला, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था? यह है एनालिटिकल सवाल, यह है एनालिटिकल सवाल। आपको इसका जवाब सोच समझ के देना है। मैं साइड में खड़ा हूं, आप सोचिएगा फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। मैं साइड में खड़ा हूं, आप इसका सोचकर जवाब दीजिएगा। अब वो विनोबा भावे, नहीं, इसका जवाब दो। उन पर सर सैयद अहमद खान का प्रभाव था, उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण था, मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव था, या उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति थी। तो भारतीय मुसलमान जो थे वो उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। उसका मेन रीजन यही था कि जो राग अलापने वाली बात है, बड़ी बड़ी बातें करने वाली बात है, ये उनको रास नहीं आ रही थी। तो शायद किसी ने दी दिया हो 34 का, वेरी गुड, है ना, वर्षा ने, है ना, वेरी गुड। अगला, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? सवाल देख लीजिए, जवाब दीजिएगा। ये है हमारा स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त किया जाए। ध्यान रखना, यहां पर बात उग्रवादी विचारधारा की हो रही है, बात यहां पर उग्रवादी विचारधारा की हो रही है, ध्यान रखना। देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना, सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् राज परिवर्तन संगठित करना। बलात् का मतलब बड़े लेवल पर। तो भैया वो कह रहे हैं कि तुम ना तो कोई संवैधानिक साधन अपनाओ, ना तो तुम याचनाएं करो, याचिकाएं लगाओ, प्रार्थना पत्र दो, भीख मत मांगो, आक्रामक साधन बंदूक फंदूक लेके चलो अंग्रेजों के पास और उनको निपटाओ और उनसे कह दो भैया हमारा भारत है, हमें स्वशासन चाहिए, हमें आजाद करो। ऑप्शन नंबर बी। ये है डिप्लोमेटिक सवाल, जिनके ये सही होते हैं उनका सिलेक्शन होता है, ये बात याद रखना। जिनके ये सही होते, क्योंकि फैक्चुअल डेटा सबको पता है कि लखनऊ अधिवेशन 1919, लखनऊ अधिवेशन 1916, अमृतसर अधिवेशन 1919, हकीम अजमल खान 1921 अहमदाबाद जेल में थे क्योंकि चितरंजन दास, ये सबको पता होता है। 1929 लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू, 1931 कराची अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल, 1896 रहीमतुल्लाह सयानी,
कलकत्ता अधिवेशन, वंदे मातरम। 1911 बिशन नारायण धर, कलकत्ता अधिवेशन, जनगण मन। 1925 आपका विजय विश्व तिरंगा प्यारा, कानपुर अधिवेशन, है ना। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष। 1933 नलिनी सेनगुप्ता, कलकत्ता अधिवेशन, तीसरी महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। ये फैक्चुअल डेटा सबको याद होता है। ये एनालिसिस है, ये एनालिसिस है। जब उग्रवादी विचारधारा की बात हो रही है तो वो आक्रामक साधनों को अपनाएंगे ना, और आक्रामक साधन को अपनाकर वो स्वशासन प्राप्त करेंगे। वो उनको संवैधानिक साधनों से कोई मतलब नहीं। उन्होंने खूब दया, खूब प्रार्थना पत्र, खूब याचिकाएं लगाकर देख लिया है। जब वो लगातार सफल हो रहे थे, क्योंकि 1885 से 1905 तक का जो समय था वो उदारवादियों का समय था ना। वो 1915 तक मान लो आप, मतलब 1905 तक जो था वो उदारवादियों का समय था। 1885 से लेकर लगभग 20 साल हमने खूब प्रार्थना पत्र दिए हैं, खूब याचिकाएं लगाई हैं, खूब हाथ जोड़े हैं, खूब एक तरीके से भीख मांगी है, लेकिन उसके बदले मिला कुछ नहीं है। अगला, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो तुम तो साला 16 अक्टूबर तो छोड़ो, मेरे विद्यार्थी इतने होनहार हैं कि वो 19 जुलाई भी जानते हैं, 20 जुलाई भी जानते हैं, 7 अगस्त भी जानते हैं और 16 अक्टूबर भी जानते हैं। अगर नहीं जानते हो तो बताओ तुम इन 5 डेटों को, 4 डेटों को जानते हो कि नहीं जानते? और तुम एक चीज और जानते हो बहुत अच्छे से, 1911 भी जानते हो, बंगाल विभाजन को रद्द भी करवाओगे अभी तुम बंगाल विभाजन को रद्द भी करवाओगे। हाँ सर, ये सारी डेटें हम जानते हैं। बताओ भैया क्या हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को? सर यहां पर एक बात हुई थी। क्या हुई थी यहां पर? सर बंगाल विभाजन जो था वो लागू हो गया था। मतलब ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दें? हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। क्यों? क्योंकि टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जो औपचारिक डेट है, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों 7 अगस्त 1905 है। दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य है। ये तो 1906 वाले अधिवेशन में करी थी। लोकमान्य तिलक ने पुणे में एक स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया था। तो ये स्वदेशी आंदोलन की बात दूसरी है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्य था? मतलब स्वदेशी आंदोलन जो था वो किससे अछूता रहा, किस वर्ग ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया? आपको जवाब देना है कि महिलाओं ने पार्टिसिपेट नहीं किया, महिलाओं ने पार्टिसिपेट नहीं किया, कृषकों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, मुसलमानों ने, बुद्धिजीवियों ने, किसने पार्टिसिपेट नहीं किया? 48 कौन सा है, 37 नंबर सवाल का जवाब देना है, किसने पार्टिसिपेट नहीं किया? तो आप इसका जवाब दे देना कि जो कृषक वर्ग था और जो मुस्लिम वर्ग था, इसने स्वदेशी आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, है ना। इसने स्वदेशी आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, महिलाओं ने करा था, बुद्धिजीवियों ने करा था। तो कृषक और मुसलमान ये अंग्रेजों से कहीं ना कहीं डर रहे थे, है ना। डरने का मतलब कि भाई बंग भंग के लागू होने की तिथि है 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। मैं किसके सुझाव पर राखी दिवस मनाया गया था, रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था? 38 का जवाब देना है आप लोगों को। किसानों ने और मुसलमानों ने स्वदेशी आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया। वो इससे क्या रहे थे? तो वो इससे अप्रभावित रहे थे, उन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। बंग भंग के लागू होने की तिथि ये है। हाँ, बंगाल के किसके सुझाव पर राखी दिवस के रूप में मनाया गया है? 38 का बी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। वेरी गुड। अगला सवाल, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? मैंने आपको पढ़ाया है कि बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो कौन है, बताओ। A.T. रुडेल है, बॉड्रिक है, H.H. रिजली है, या सर एंड्रयूज फ्रेजर है? ये आपसे ही पूछूंगा मैं, क्योंकि मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं, क्योंकि ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। 38 का बी आप लोग जवाब दे चुके हो। 39 का आपको जवाब देना है, 39 नंबर का जवाब देना है ना। 39 का क्या होगा? वेरी गुड, 39 का होगा सर एंड्रयूज फ्रेजर, सर एंड्रयूज फ्रेजर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? बिल्कुल आसान है ना। बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसके विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन, है ना,
उसके विभाजन के फलस्वरूप जो होता है वो स्वदेशी आंदोलन होता है। और स्वदेशी आंदोलन जो है आपका, स्वदेशी आंदोलन जो है आपका, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इसको लीड किया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर मत लगा देना कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अगर राखी दिवस मनवाने की बात करी है, रक्षाबंधन दिवस भी उसे बोलते हैं 16 अक्टूबर 1905 वाले को, अमर सोनार बंगला लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हीं के नेतृत्व में चलाया गया है। तो बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन हुआ था, ये किसने चलाया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने चलाया था। अगला सवाल, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया? तो बस देख लो आसपास वाली डेट, आसपास वाली डेट देख लो कि भैया जो ब्रिटिश वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करना है और राष्ट्रीय, तो बस समझ जाओ आपकी बंगाल विभाजन के बाद जो भंग ये होता है, थोड़ा सा लॉजिक लगा के कि इस समय तो कुछ ऐसा हुआ नहीं था, इस समय एक बहुत बड़ा कांड हुआ था बंगाल विभाजन, और इसी समय स्वदेशी आंदोलन चला था, और जब स्वदेशी आंदोलन चलेगा तो उसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, उसमें स्वशासन की मांग करी जाएगी, उसमें स्वराज्य की मांग करी जाएगी, मतलब वहां पर राष्ट्रीय चीजों को आगे किया जाएगा, नेशनलिटी को थोड़ा सा आगे लाया जाएगा। तो 1905, क्योंकि यहां पर भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है। अगला सवाल, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? बंगाल की बात कर रहे हो और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, तो एक नाम कभी अछूता नहीं रहता, जिसका नाम था कृष्ण कुमार मित्र। अगर ये नहीं पढ़ाया हो, क्या आपके नोट्स में ये सवाल मेंशन है? क्या आपके नोट्स में ये सवाल मेंशन है? हाँ या ना में जवाब दीजिए फटाफट से, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा फटाफट से। अगली मुलाकात कल होगी, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, माता पिता का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इसकी पीडीएफ आपको तांडव के टेलीग्राम पर मिल जाएगी। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके जाइएगा।